वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करने वाले हैं। एक बार फिर संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी का यह संबोधन ऐसे समय में हो रहा है जब लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद भारत और चीन के बीच तनाव जो है वो चरम पर है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के इस संबोधन को लेकर जबरदस्त उत्सुकता है। इसके साथ ही कोरोना का केस भी देश में लगातार तेजी से बढ़ रहा है। हर रोज बीमार होने वालों की तादाद बढ़ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री के संबोधन में चीन और कोरोना दोनों के ही होने की संभावना है। अब से ठीक 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे और क्या वो कहते हैं ये हम आपको सुनाएंगे ही। लगातार कवरेज आप आज तक पर देखेंगे। कोरोना और अनलॉक 2 की शुरुआत के साथ ही, जिसकी शुरुआत कल से ही होने वाली है, कल देर शाम उसकी गाइडलाइंस आ गई थी, लेकिन इन सब के बीच चीन को लेकर भी याद रखिए 59 ऐप्स को कल से, बीते दिन से बैन करने का भी आदेश जारी किया गया। क्या इन दोनों मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? क्या देश में युवाओं को नए सिरे से प्रोत्साहित कर सकते हैं? क्योंकि याद रखिए टिकटॉक जैसे ऐप्स के कई मिलियन डाउनलोड इस देश में थे, एक्टिव यूजर्स थे। इसी बीच चीन को लेकर क्या कहेंगे, कोरोना पर क्या बोल सकते हैं, आपको अपनी ये रिपोर्ट जरा दिखा देते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। कोरोना पर बोलेंगे या अनलॉक 2 पर देश को देंगे दिशा निर्देश। चीन को सख्त चेतावनी देंगे या चीनी ऐप्स बैन करने पर करेंगे बात। ये वो तमाम सवाल है जो हर देशवासी के मन में चल रहा है। शाम 4 बजे पीएम मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं और अटकलें तेज हैं कि क्या बोलेंगे पीएम मोदी, क्योंकि एक साथ देश 2 मोर्चे पर जूझ रहा है। एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ कोरोना। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे। जब से देश में कोरोना का संकट शुरू हुआ है, पीएम मोदी का ये 6ठा संबोधन होगा। कोरोना काल में पीएम मोदी अब तक 5 बार देश को संबोधित कर चुके हैं। पीएम मोदी का पहला संबोधन 19 मार्च को हुआ था, जब जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ। फिर 24 मार्च को पीएम ने पहले लॉकडाउन की घोषणा की। 3 अप्रैल को कोरोना का अंधकार भगाने के लिए उन्होंने दीप जलाने की अपील की। बाद में उन्होंने ही लॉकडाउन 2 और 4 का ऐलान किया। इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे वक्त में देश को संबोधित करने जा रहे हैं जब कोरोना केस देश में रफ्तार पकड़ चुका है। देश में आज कोरोना के 18,522 मामले आ चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना से 418 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के कुल केस 5,66,840 पहुंच चुके हैं।
अब तक कुल 16,893 लोगों की मौत हो चुकी है। खास बात यह है कि आज ही अनलॉक 1 खत्म हो रहा है, कल से अनलॉक 2 की शुरुआत हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी अनलॉक 2 पर भी बात कर सकते हैं। हमेशा की तरह वो देश को कोरोना से लड़ने का रास्ता दिखा सकते हैं। इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है, और ये दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, टीका नहीं बनता है, हम इसी दवाई से इस कोरोना से रोक पाएंगे। कोरोना के खिलाफ जंग न सिर्फ सेहत के स्तर पर लड़ी जा रही है, बल्कि अर्थव्यवस्था के स्तर पर भी ये एक मुश्किल लड़ाई है। हजारों लोगों के रोजगार छिन चुके हैं। अनलॉक होने के बावजूद बाजार और उद्योग धंधे ठीक से नहीं खुले हैं। बाजार में एक तरह से निराशा का दौर है। ऐसे में जब पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे तो उम्मीद है कि आर्थिक मोर्चे पर निराश जनता में हौसला बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। देश चुनौती के दौर से गुजर रहा है। जनता कड़े इम्तिहान में है। सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। एक बड़ी आबादी सरकार के हर दिशा निर्देश का पालन कर रही है। ऐसे में आज पीएम मोदी का संबोधन होगा तो जनता की उम्मीदें भी बड़ी होंगी। इससे न सिर्फ देश को हौसला मिलेगा, बल्कि आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी इसका खाका भी साफ होगा। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। चरण सिंह सापरा साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आलोक मेहता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं और आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पूरी चर्चा में शामिल रहेंगे। प्रेम शुक्ला जी, आप भी क्या हम ही आम नागरिकों की तरह इस वक्त बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं इस बात से कि प्रधानमंत्री क्या बोलने वाले हैं, या आपको कुछ आइडिया है? चाइना या कोरोना या फिर दोनों? देखिए, राष्ट्रीय संकट निश्चित तौर पर विषय होगा। महामारी का संकट सबके समक्ष है, राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा सबके समक्ष है, और आर्थिक संकट भी का भी हम सब सामना। सामान्य नागरिकों की तरह आप तरह मैं भी सारे अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन में क्या है, वो कैसे संबोधित करने के क्या बिंदु होंगे, इस बारे में उतना ही अनभिज्ञ हूं जितना आप है। सर, फिर सोच लीजिए अगले 1 घंटे तक क्या क्या कयास और अटकलें आप हम लोगों के साथ लगाएंगे, क्योंकि हम सभी तो बाकी गैस ही करेंगे कि पीएम क्या बोल सकते हैं। लेकिन चरण सिंह सापरा साहब, आप क्या चाहते हैं? पीएम जब आज बोलेंगे 4 बजे, आपको क्या लगता है किन मुद्दों को वो छुएंगे और आप क्या सुनना चाहते हैं विपक्ष के तौर पर? देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री कोरोना पे पहले बोलेंगे और कोरोना की इस महामारी से हम किस तरह से और उभर के आ सकते हैं, पूरा देश किस तरह से बाहर आ सकता है, इस पर जरूर बोलेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, जो हमारा आर्थिक पहिया कहीं न कहीं रुका हुआ नजर आ रहा है, देश का आर्थिक पहिया किस तरह से और दौड़ेगा, उस पर उन्होंने व्यापक चर्चा करनी चाहिए। पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार 22 दिनों से बढ़ते आ रहे हैं, हमने देखा है कि 258% पेट्रोल के दाम और 820% डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। तो इसके ऊपर भी देश के प्रधानमंत्री ने बोलना चाहिए, क्योंकि जनता आज त्रस्त है। कोरोना में काम धंधा नहीं है, लोगों के काम धंधे बंद हैं, और उसके बाद जब अब लोग निकलने लगे तो डीजल पेट्रोल की मार लगातार 22 दिन से जनता के सिर पर पड़ रही है। तो निश्चित रूप से डीजल पेट्रोल के भाव भी किस तरह से कम हो सकते हैं, आर्थिक पहिया किस तरह से दौड़ सकता है देश का, इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। और चीन का मामला अगर देखें तो आज तक प्रधानमंत्री जी ने चीन का सीधा नाम लेकर के ना तो मन की बात में कहा है, ना ही कहीं ट्वीट किया है।
तो देश की जनता चाहती है आप करिए, ऐप बैन करिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप चीन को सीधा नाम लेकर के अटैक करिए। ये देश का, जनता का एक बहुत बड़ा तबका ये चाहता है। ठीक है, आलोक मेहता जी। जी, पीएम क्या बोल सकते हैं और इस ऐसे वक्त पर क्या कुछ हम सुनना चाहेगा देश? जी देखिए अंजना जी, ये देखिए जिस तरह के जितने बार उन्होंने संबोधित किया है, आपको और हमको जिस तरह से बनी हुई जो मशीन की चाय उतनी अच्छी नहीं लगती ना, थोड़ी पकी हुई चाय अच्छी लगती है। पानी थोड़ा सा अच्छा उबला हुआ हो, तो इसलिए इंस्टेंट ये कहें कि एकदम वो घोषणा कर दें कि चीन को ये कर देंगे, पाकिस्तान को ये कर देंगे, इकोनॉमिकल जादू से ठीक हो जाएगी, ऐसी अपेक्षा नहीं करते। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात कही हमारे दोनों कांग्रेस के मित्र ने भी और प्रेम शुक्ला जी ने भी, कि देखिए जो बड़ी चुनौती महामारी की, और आज जैसे हम लोग लगभग 3 महीने हो गए, अब एक तरह से थोड़ा जितनी खुली छूट, खिड़की दरवाजे कहाँ खुल सकते हैं, कई राज्यों में जहाँ बिल्कुल लोगों ने बहुत सामान्य अच्छे ढंग से जीवन जिया है, राज्यों में और शहरों में कई, मैंने आपको आश्चर्य होगा, भोपाल के पास लगा हुआ शहर है सीहोर, बिल्कुल मतलब 20 किलोमीटर है, 25 गाजियाबाद से भी नज़दीक देखा जाए दिल्ली के, वहाँ पर एक आध कोई केस हुआ। तो ऐसे सब लोगों को ज़्यादा राहत मिल सके, उनके लिए और क्या आगे उनकी आर्थिक दृष्टि से जो चुनौतियाँ हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रधानमंत्री खुद भी कुछ कहेंगे, लेकिन देश की जो अपेक्षा, जैसा आपने कहा, हम ये तो नहीं कह सकते उनका एजेंडा क्या होगा, लेकिन आज क्योंकि उन्होंने सबको हमको बंद रखने का जो आदेश दिया और सरकार ने दिया, राज्य सरकारों ने दिया, हमने उसका पालन किया, डॉक्टरों की राय मानी, तो मैं आज भी मानता हूं कि भारत दुनिया के कई देशों से बहुत बेहतर है, चूँकि प्रिकॉशन हमने जितना ले सकते थे लिया, और 125-150 करोड़ की आबादी में ये संभव हुआ है कि हम लड़ रहे हैं। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, आर्थिक चुनौती है, और मुझे नहीं लगता कि चीन का नाम लेकर के कोई वो धमकी, आज ही बातचीत चूंकि अंजना जी चल रही है, आज भी हमें मालूम नहीं, जितना ब्यौरा आपके पास हो सकता आया भी हो, आप इंडिया टुडे और आज तक के तो संवाददाता बाहर बराबर घूम रहे हैं वहीं सीमा पर, ऐसी स्थिति में ये संभव है कि हाँ। आलोक जी, एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, राहुल गांधी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, पहले सुना देते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं, 22 बार उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, 3 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास है। तो नरेंद्र मोदी जी, न्याय योजना जैसी योजना लागू कीजिए, 6 महीने के लिए चलाइए, और हर गरीब परिवार को 7,500 रुपए महीना का दीजिए। और एक दूसरा सवाल है, आपसे सवाल है, नरेंद्र मोदी जी से सवाल है, पूरा देश जानता है कि चाइना ने हिंदुस्तान की पवित्र जमीन छीनी है। हम सब जानते हैं कि चाइना लद्दाख में 4 जगह अंदर बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी, आप देश को बताइए, चाइना की फौज को आप हिंदुस्तान से कब निकालेंगे और कैसे? धन्यवाद, जय हिंद। भाइयों और बहनों नमस्कार। पिछले 3 महीनों में कोरोना ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है, जबरदस्त चोट लगी, बहुत नुकसान हुआ, पूरा देश जानता है। सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा चोट गरीबों को, मजदूरों को, मध्यम वर्ग को और सैलरीड क्लास को हुआ। हमने सरकार को 3-4 बार सुझाव दिया, न्याय योजना जैसी एक योजना लागू कीजिए, परमानेंट ना हो, 6 महीने के लिए चलाइए, हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में 7,500 रुपए महीने का डालिए। इससे डिमांड क्रिएट होगा, अर्थव्यवस्था फिर से चालू होगी। सरकार ने मना कर दिया, एक बार नहीं 3-4 बार उन्होंने मना किया। कारण क्या दिया? उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने लाखों करोड़ रुपए 15 सबसे अमीर क्रोनी कैपिटलिस्ट का टैक्स माफ किया था, और पिछले 3 महीनों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। 22 बार उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, 3 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास है। तो नरेंद्र मोदी जी, न्याय योजना जैसी योजना लागू कीजिए, 6 महीने के लिए चलाइए, और हर गरीब परिवार को 7,500 रुपए महीना का दीजिए। और एक दूसरा सवाल है, आपसे सवाल है, नरेंद्र मोदी जी से सवाल है, पूरा देश जानता है
कि चाइना ने हिंदुस्तान की पवित्र जमीन छीनी है। हम सब जानते हैं कि चाइना लद्दाख में 4 जगह अंदर बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी, आप देश को बताइए, चाइना की फौज को आप हिंदुस्तान से कब निकालेंगे और कैसे? धन्यवाद। जय हिंद। भाई, तो प्रधानमंत्री के संबोधन के पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर सीधा निशाना साधा है और सीधा प्रधानमंत्री से कई सवाल दागे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर जो आर्थिक संकट लॉकडाउन की वजह से हुआ उसका जिक्र किया। पेट्रोल डीजल की कीमतें 22 बार बढ़ाई गई उसका जिक्र किया। न्याय योजना लाइए, 7,500 रुपए हर महीने गरीबों के खाते में डालिए। न्याय योजना का जिक्र एक बार फिर से करते हुए राहुल गांधी। और चीन ने 4 जगहों पर, ये लगातार आरोप राहुल गांधी का रहा है, जबकि भारत सरकार ये कहती रही है कि हमारी जमीन पर चीन ने घुसपैठ नहीं की है, लेकिन राहुल गांधी का आरोप है कि लद्दाख में 4 जगहों पर चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, उसको जल्द से जल्द वापस लाइए। तो इन बातों के साथ राहुल गांधी ने संबोधन के पहले ही प्रधानमंत्री पर निशाना साध दिया है। आशुतोष जी, जल्दी से आपका कमेंट, पीएम क्या बोल सकते हैं? और उससे पहले ही राहुल गांधी ने ये वीडियो संदेश के जरिए पीएम पर निशाना साधा है। देखिए, 2 चीजें हैं। पहली बात तो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे ये उनका विशेषाधिकार है, उसके बारे में अटकल लगाना और उसके बारे में कुछ कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। हाँ, मैं 2-3 चीजें जरूर कह सकता हूं जो शायद वो ना बोले। पहली बात, जो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज के इस संबोधन से वो चीन को धमकी देंगे, मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री को बिल्कुल चीन का नाम नहीं लेना चाहिए, और ये इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि जब हमारे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर्स के बीच बातचीत हो रही है, एक्सटर्नल अफेयर्स के अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही है, तो डिप्लोमेसी का तकाजा ये होता है कि देश के प्रधानमंत्री या देश की सरकार उस मसले पर जब एक रास्ता खुला हुआ बातचीत का, उस रास्ते को आगे बढ़ाए, ना कि उस रास्ते को अवरुद्ध करे। दूसरी बात, जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने के नाते, विपक्षी नेता होने के नाते, ये उनका अधिकार है कि देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछें, और देश के प्रधानमंत्री का भी अधिकार है कि वो उनके सवालों का जवाब दे या जवाब ना दे। जहां तक तीसरी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी जो 3 बड़ी समस्याएं देश के सामने हैं, और वो ऐसी समस्याएं जो शायद पिछले 20-25 सालों में हिंदुस्तान ने देखी नहीं होगी। हाँ। एक इतने बड़े स्तर का जो स्वास्थ्य संकट पहले कभी नहीं आया है, आर्थिक संकट इतना बड़ा पहला कभी नहीं आया है, और 1962 में पहली बार सीमा पर इतना बड़ा एक सिक्योरिटी का संकट आया है। तो इन तीनों मसलों पर वो देश को भरोसे में लेने का काम करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, और साथ ही साथ वो देश को बताएंगे कि देश में लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस पर मैं चरण सिंह सापरा साहब के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त राजेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। राजेंद्र जी, एक ऐसे वक्त पर जब कोर कमांडर्स की बातचीत चल रही है, प्रधानमंत्री आज 4 बजे संबोधन करने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चीन का नाम लेकर पीएम क्यों नहीं सीधा ललकारते हैं? आप क्या चाहते हैं, पीएम आज क्या बोले और क्या सुनना चाहेंगे आप? देखिए साहब, जैसा ये अभी आशुतोष जी ने बोला कि हमारे देश के सामने 3 संकट हैं अभी, कोरोना, इकोनॉमी और ये सिक्योरिटी के लिए बातचीत हो रही है। जिंगोइज्म और नारेबाजी करना का टाइम नहीं है अभी, और ये काफी सीरियस संकट है। इस पे वेरियस लेवल्स पर, मिलिट्री लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत चल रही है। तो मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री अभी इस वक्त कुछ कहेंगे। मैं ये भी नहीं समझता कि किसी 2 देशों के बीच में जब कोई सीरियस गुफ्तगू चल रही हो तो टॉप लीडरशिप जनरली उसके आउटकम को जाने बिना कोई ज्यादा कमिटमेंट नहीं करना चाहेगी। पर ये मेरी अपनी सोच है। लेकिन एक चीज प्रधानमंत्री जरूर कह सकते हैं, वो कि हमारी ओवरऑल इंटेंशन क्या है, जो उन्होंने पहले भी बोला है कि हम किसी भी हालत में अपनी देश की अखंडता और अपने देश की सिक्योरिटी से कोई भी हम समझौता करने वाले नहीं हैं। और यही अगर रीइटरेशन हुआ तो वो मेरे ख्याल में काफी होगा। बाकी उनका फोकस मेरी तरफ से मैं जो समझता हूं वो कोरोना और हमारे देश की इकोनॉमिक और अनएम्प्लॉयमेंट और बाकी हालात पर होगा। ठीक है, सापरा साहब जल्दी से एक कमेंट।
लगभग 2 से 3 यहां पर न्यूट्रल जो पैनलिस्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं। आखिर कांग्रेस पार्टी की क्या बेताबी है कि जब ऐसी परिस्थितियां सरहद पर है, कोर कमांडर्स की बातचीत हो रही है, क्या आप स्थिति को और बिगाड़ना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि चीन का सीधे नाम लेकर पीएम ललकारे? नहीं, देखिए, स्थिति को कोई भी बिगाड़ना नहीं चाहेगा, लेकिन जब वस्तु स्थिति ये है कि हमारे 20 जवान वहां पर शहीद हुए हैं और आज तक सरकार ये नहीं बता पाई है कि वो हमारी जमीन पर शहीद हुए या चीन की जमीन पर शहीद हुए हैं। फिर उन्हीं की बीजेपी की काउंसलर लद्दाख की उर्गेन चौड़ोन खुद कह रही है कि दीपसन में, हॉट स्प्रिंग में और गोगरा पोस्ट में, ये सब जगह में चीन जो है वो भारत की सीमा के अंदर आ चुका है। तपिरगांव कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर चीन जो है वो हमारी धरती पर आकर के और उसने ब्रिजेस बना लिए, हेलीपैड बना लिए और तमाम सारी आर्टिलरी वहां पर लाकर के खड़ी कर दी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं। कांग्रेस यही चाहती है कि इसके ऊपर क्लैरिटी आनी चाहिए, यानी वीके सिंह आरएसएस की मीटिंग में जाकर के कुछ बोल दे, चाहे वो वक्त ऐसा नाजुक हो कि कोर कमांडर्स की बातचीत हो रही हो सरहद पर। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। लगातार कवरेज जारी है। प्रधानमंत्री अब से ठीक 40 मिनट बाद ठीक 4 बजे देश को संबोधित करेंगे। क्या कह सकते हैं, चर्चा जारी है, देखते रहिए आज तक। ठीक 29 मिनट का है इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। किन मुद्दों पर वो बोल सकते हैं, अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि कल से अनलॉक 2 की शुरुआत हो गई है, जिसकी बीती शाम गाइडलाइंस आई थी। पीएम उस पर बोल सकते हैं। कोरोना काल में कैसे पिछली बार उन्होंने आत्मनिर्भरता के मिशन को आगे बढ़ाते हुए अपनी बातें कही थी, क्या नए सिरे से वो देश में किस स्ट्रैटेजी के तहत हम आर्थिक संकट से जूझने के लिए आगे बढ़े, इन सब पर चर्चा कर सकते हैं। याद रखिए, बीते दिन ही कोविड-19 के खिलाफ पहला वो वैक्सीन जिसके ह्यूमन ट्रायल यानी इंसानों पर जिसके ट्रायल की इजाजत दी गई है, भारत बायोटेक, क्या ऐसे भी जो काम हो रहा है उसका जिक्र पीएम कर सकते हैं? क्या आत्मनिर्भरता के मिशन को आगे ले जा सकते हैं? क्या 59 ऐप्स के बैन होने के बाद हिंदुस्तान कैसे डिजिटल क्रांति को और भी तेजी से आगे ले जा सकता है, इन सब पर वो चर्चा कर सकते हैं। ऐसे तमाम मुद्दों पर देश को है इंतजार उनकी बात का। लेकिन इसी के साथ चीन के साथ जो संकट की परिस्थिति इस वक्त सरहद पर लगातार बनी हुई है, आज भी कोर कमांडर्स की बातचीत चल रही है, उस पर भी शाम 4 बजे पीएम मोदी जब देश को संबोधित करेंगे तो इन सब की चर्चा हो सकती है। कोरोना काल में यह प्रधानमंत्री का छठा ऐसा संबोधन होगा, इसीलिए सबकी निगाहें हैं पीएम की बात पर। प्रेम शुक्ला जी, बात को आगे ले जाते हुए आपने सबकी बातें सुनी है, लेकिन चरण सिंह सापरा साहब का कहना है कि स्पष्टता के साथ जो अभी भी एक धूमिल है तस्वीर की क्या हुआ है सरहद पर, उनको भरोसा नहीं आ रहा है आपकी सरकार पर। पीएम क्या आज स्पष्ट रूप से कुछ बोलेंगे और बोलना चाहिए? उनको भरोसा ना आने का कारण है क्योंकि 43,000 वर्ग किलोमीटर भूमि उनके कार्यकाल में चीन कब्जा कर ले गया, इसलिए उनके मन में आशंका उत्पन्न होना बहुत सहज और स्वाभाविक है। और 1963 में जो संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में लिया था कि हम अक्साई चीन खाली करा लेंगे, उस संदर्भ में उनकी तमाम सरकारों ने कभी कोई काम नहीं किया। दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम शांति और सौहार्द तो चाहते हैं, लेकिन हमारी 1 इंच भूमि पर भी हम किसी का कब्जा नहीं होने देंगे। हम भारत की संप्रभुता के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते, तो भारत की भूमि पर कब्जा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन यह सत्य है कि 43,000 वर्ग किलोमीटर भूमि 1962 तक कब्जा की जा चुकी थी और 1963 का जो संसद का संकल्प था उसको पूर्ण करने की दिशा में 2014 तक तमाम कांग्रेस सरकारें आई, उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए उनके मन में आशंका पैदा होना सहज और स्वाभाविक है। ठीक है, साबरा साहब वो कह रहे हैं कि आपका इतिहास ही आपके मन में शक पैदा कर रहा है, सब कुछ ठीक है। प्रश्न उठा रहे हैं उस पर भी अगर नहीं बोलना चाहे तो देश समझता है कि वहां पर क्या परिस्थिति है। देखिए, ये आज तक ये नहीं बता पाए कि जिस PP-14 पर हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, तो वहां पर फिर से चाइना के टेंट क्यों लग गए हैं, हमारे 20 जवान क्यों शहीद हुए, क्यों चीन के मामले में इस तरह से नजर आ रहा है कि देश का चौकीदार हमारे सीमा और स्वाभिमान की रक्षा करने में कमजोर नजर आ रहा है। इन बातों का जवाब उनके पास नहीं है। पैंगोंग 100 में फिंगर 4 से लेकर के फिंगर 8 तक, जहां पर दोनों
देश की सेनाएं जाती थी, पेट्रोलिंग करती थी। वहां पर आज भारत की सेना नहीं जा सकती क्योंकि चीन की सेना ने कब्जा किया है, टैंक बनाए, बंकर बनाए, हैवी आर्टिलरी लाके खड़ी कर दी है। तो हमारी जमीन पर हम ही नहीं जा सक रहे हैं, इस बात के ऊपर ये स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं। तो जाहिर है कि देश का एक बहुत बड़ा तबका ये जानना चाहता है कि चीन के मामले में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कमजोर क्यों नजर आ रहे हैं। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। वो कोई बिल्कुल एक पैसे का कमजोर नहीं नजर है। कमजोर कौन है? जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पार्टनर्स हैं, जिन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से डोनेशंस लिए हैं, जिनको लगता है हमेशा कि भारत की सेना के शौर्य पर आशंका जिनको होती है। हमारे सैनिकों ने जिस तरह से वीर गति प्राप्त होते समय जिस तरह से चीनियों को खदेड़ कर मारा, उनकी हड्डियां तोड़ दी, गर्दन की हड्डियां तोड़ दी, रीढ़ की हड्डियां, भारत के किसी भी नागरिक को आशंका नहीं है। सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्रोपेगेंडा चीफ बन गए हैं आदरणीय राहुल विंची जी, उनके मन में आशंका है और उस आशंका को प्रकट करते रहे। वो देश की जनता भली बात जानती है कि पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे आकर उन्होंने हमारे लोगों को रोका तो हमारे लोग उनसे भिड़े पड़े। फेस ऑफ है, हम उनको पीछे हटाने के लिए उनसे जो है सामरिक तौर पर और राजनयिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर बात कर रहे हैं और बारंबार जब एलएसी में आते हैं और पीछे हटते हैं। लेकिन आपको 43,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन को देने के बाद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू भी साइन करते हैं। क्या कारण? जवाब दीजिए सापरा साहब, फिर मैं राजेंद्र सिंह साहब के पास जाऊंगी कि वो शायद आपकी आशंकाओं को दूर कर सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताएगी कि पीएम केयर फंड में जो इन्होंने 6-8 चीनी कंपनियों से पैसे लिए हैं वो क्यों लिए हैं। वो तो अभी लिए हैं और वो वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तमाम सारी बातों के इनके पास में जवाब नहीं है। हम 2020 की बात करते हैं, ये 1962 में चले जाते हैं। जो व्यक्ति 2020 की बात, वर्तमान परिस्थिति 2013 की भी बात करते हैं, वो भूतकाल में जाना चाहे, वही उसकी कमजोरी है। 2013 की भी बात करते हैं। किया क्या है, ये डिप्लोमेसी की बात करते हैं। डिप्लोमेसी को तो इन्होंने पीआर और टीआरपी में बदल दिया। हमारी देश की कूटनीति तो मात्र फोटो ऑप के लिए हमेशा रही, कभी झूला डिप्लोमेसी रही, कभी महाबलीपुरम रहा, इस तरह के फोटो खिंचाते रहे। और हमारा जो डिफरेंस फैक्टर था, देश का डिफरेंस फैक्टर जो 1987 और 67 के बाद में बना था, उस डिफरेंस फैक्टर को नरेंद्र मोदी की झूला डिप्लोमेसी ने खत्म कर दिया। ठीक 22 मिनट बचे हैं। राजेंद्र सिंह साहब, राजेंद्र सिंह साहब आप दे दीजिएगा एक बार सिंह साहब के पास चलते हैं। राजेंद्र सिंह साहब, जो आशंकाएं कांग्रेस पार्टी जाहिर कर रही है उस पर आप क्या बोलेंगे? 21 मिनट बचे हैं प्रधानमंत्री के संबोधन। यस, अंजना जी, मैं इससे पहले कि हमारी हालात के बारे में कुछ बोलूं, मैं एक चीज जरूर बताना चाहता हूं। देश इस वक्त काफी संकट की घड़ी से गुजर रहा है। हमारे ऊपर कोरोना का संकट है, हमारे ऊपर देश की सरहदों पे इस वक्त संकट आया हुआ है। ऐसे वक्त मैं समझता हूं, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, कि किसी भी पार्टी को, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो ऑपोजिशन हो, उसको पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। और मैं ये भी समझता हूं कि हमारे देश के मैक्सिमम लोग यही ख्याल रखते हैं। ये वक्त है कि हम सब मिलकर एकजुट होकर कोरोना का सामना करें। हम सब मिलकर एकजुट होकर अपने देश के ऊपर जो संकट आया हुआ है उसका सामना करें। हर छोटी छोटी बातों पर कि आज वो 2 फिंगर्स पे और आ गए, आज इन्होंने ये कर दिया, हर छोटी छोटी इवेंट्स को लेकर अगर हम अपने सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे वो भी ठीक नहीं है। और ये भी ठीक नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर स्कोर करने के लिए हम पुरानी बातों को करेंगे। ये मेरा एक सोल्जर की तौर से अपना पर्सनल ओपिनियन है। और मैं ये आशा करता हूं कि हमारी ये 2 बहुत मेजर पार्टीज हैं दोनों, एंड जो हमारे देश का नेतृत्व है वो एक बहुत स्ट्रांग हाथों में है। ये बहुत जरूरी है कि हमारी ऑपोजिशन देश की सरकार को कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दे, हर चीज में सजेशन दे। ये उनका हक है, ये उनको करना चाहिए। लेकिन एक बार आपने अगर अपनी ओपिनियन दे दी
और सरकार ने कुछ फैसला लिया, चाहे वो सर्दों का फैसला हो, चाहे वो किसी और भारत की आंतरिक हालात का फैसला हो, हमको इस वक्त, खास तौर पर इस वक्त, ये ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आप सापराव जी बोलिएगा। एक बार आलोक जी ने हाथ उठाया था। अजय आलोक जी जल्दी से, माफ कीजिएगा, आलोक मेहता जी, माफ कीजिएगा सर, आलोक मेहता जी। देखिए अंजना जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि कम से कम ऐसे मौके पर देखिए, जहां आपके संवाददाता, सेना के पूर्व अध्यक्ष जनरल वीके सिंह की राजनीति आप छोड़ दीजिए किस पार्टी में है, लेकिन वो सेनाध्यक्ष रहे हैं और सेना के पूर्व उपाध्यक्ष भी, अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। वो जो स्थिति को जानते हैं, वो मानते हैं कि भारत की जमीन पर कोई कब्जा नहीं हो गया। देखिए देश में ऐसा फैलाना, तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे? आपके पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, इतने बड़े सांसद हैं, वो यदि कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो इतना जमीन पर कब्जा कर लिया है, इस तरह की जो धारणा है, मुझे लगता है कि इससे जनता में खास करके ऐसी स्थिति में जो सही स्थिति, सेना के लोगों पे भरोसा करना चाहिए। हाँ। प्रधानमंत्री डिप्लोमेटिकली बोले वो समझ में आता है। हाँ। मेरा निवेदन ये है कि हमारे, आप देखिए आपके इंडिया टुडे, आज तक के और भी जो चैनल के साथी हैं, वो काफी हद तक वहाँ पेंगोंग लेक में कहाँ पर ऐसी दुर्गम स्थितियां हैं, कुछ इलाका जहाँ तय नहीं है कि वो उसका LAC पर किसी का कब्जा नहीं हुआ, ये मानने चाहिए ना। लेकिन हाँ ठीक है, सवाल करें, उनके सरकार आकर के बताए, दूसरे नेता आकर के बताएं, सेना के प्रवक्ता बताएं, वो जरूर है, जितनी पारदर्शिता हो उसके और हम सब समर्थक हैं। लेकिन ये कह करके भ्रम, हम लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे मीडिया हो चाहे नेता हो, ये तो न कहें कब्जा हो गया। आप प्रधानमंत्री तो आते जाते रहेंगे, कब्जा हो गया कैसे कहेंगे? मनमोहन सिंह ने तो सियाचिन को देने की बात कर ली थी। श्याम शरण की किताब पढ़ लीजिए। श्याम शरण तो इस सरकार के भी नहीं थे, उस समय के थे। उन्होंने ये बाकायदा कहा कि सियाचिन का समझौता बना लिया था। तो सापरा जी ऐसा मत कहिए, उस समय नहीं हो पाया, क्योंकि राय अलग अलग होती है। अभी भी आप कह देंगे हमला कर दीजिए तो कोई करेगा थोड़ी, जरूरी है कोई सरकार में प्रधानमंत्री होगा। हाँ। सोचेगा, बातचीत करेगा। ठीक है सापरा जी, जवाब दीजिएगा। 17 मिनट बचे हैं। इस बीच हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी, में आ रही हूँ सर, हिमांशु हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने, हिमांशु, कुछ ही देर पहले जो कोविड-19 वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स की शुरुआत हो रही है, बीते दिन ही भारत बायोटेक को मिला था, आज उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग की है जिसमें तैयारियों पर, प्लानिंग पर पूरी चर्चा हुई है। 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स प्रधानमंत्री ने बताई है जिसके जरिए इस पूरे मिशन को हिंदुस्तान कोविड-19 की जंग में मेडिकली आगे ले जा सकता है। क्या निकला है उस मीटिंग से? क्या इसका भी जिक्र आज प्रधानमंत्री के संबोधन में हो सकता है? क्या संकेत मिल रहे हैं हिमांशु? देखिए अंजना, बिल्कुल हम लोग कल से यही बात कर रहे थे कि अनलॉक 2 पर जो है प्रधानमंत्री बोलेंगे, या फिर अब जब आज उन्होंने कोविड को लेकर जो वैक्सीनेशन का काम भारत सरकार की तरफ से चल रहा है, उसको लेकर हाई लेवल की रिव्यू मीटिंग की है। एम्पावरमेंट ग्रुप बनाए थे, उस ग्रुप की मीटिंग ली है। और साथ ही साथ बड़ी चीज़ ये है कि कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ और PM के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं PK मिश्रा, उन्होंने सभी सेक्रेटरियों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें आज जो प्रधानमंत्री को बोलना है उसको लेकर ब्रीफिंग कर दी गई है कि प्रधानमंत्री क्या बोलने जा रहे हैं। तो इतना तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर एम्पावर्ड ग्रुप की जो मीटिंग है उसको बुलाया और उसमें वैक्सीनेशन को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उसकी जानकारी उन्होंने ली और आगे की क्या रणनीति रहनी चाहिए उसको लेकर भी उन्होंने पूरी कमेटी को जो है ब्रीफ दे दिया है। अब 4 बजने में लगभग आप ये कह सकते हैं कि लगभग 14-15 मिनट रह गए हैं और ऐसे में अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, क्योंकि मैं कल भी ये कर रहा था और आप भी यही कह रही थी कि कोविड पे जरूर बोलेंगे, अनलॉक पर जरूर बोलेंगे, लेकिन वो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, कैसे मेक इन इंडिया को और आगे लेके जाया जाएगा और कैसे वोकल होना होगा लोकल्स के लिए, और उसके लिए भारत सरकार क्या करेगी। अब से कुछ देर पहले जो INB मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार ने कल 59 चाइनीज ऐप को बंद कर दिया। अब इसको बंद करने के बाद भारत के जो स्टार्टअप्स करने वाले लोग हैं उनके लिए एक नया मौका है, वो आ सकते हैं और अपनी नए बाजारों की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यानी कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए दिशा में एक कदम जरूर उठाया जाएगा और यह देखना यह होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने इस संबोधन के अंदर कोई नई चीज देते हैं, क्योंकि जब भी वो आते हैं कुछ नई चीज देके जाते हैं, चाहे वो जनता से अपील करते हैं और जनता को जागरूक करते हैं कि देखिए हमको एक साथ आना होगा। जनता कर्फ्यू से लेके लॉकडाउन के बाद उन्होंने कहा कि 9 दिए जलाने चाहिए, फिर थाली बजाने की बात कही और इस तरीके की चीजें वो हमेशा करते हैं।
जिससे पूरा देश एकजुट रहे। और आज जो संदेश होगा वो कोविड के खिलाफ जो भारत की लड़ाई है उसमें भी, और एलएसी पे जो चीन से भारत की सेना लड़ रही है उसको लेकर एक बड़ा संदेश चीन को जरूर दिया जाएगा। जैसे ही और भी कुछ संकेत मिलते हैं मैं आपके पास आऊंगी। सापरा साहब, आपका भी हाथ मैंने उठा हुआ देखा है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है क्योंकि हम फौरन ब्रेक के बाद आ रहे हैं। लगातार कवरेज नॉन स्टॉप आप आज तक पर देखेंगे। 4 बजे प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं और बचे हैं सिर्फ मिनट 14। देखते रहिए आज तक। तो अब कुछ मिनटों का है इंतजार। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में देश को संबोधित करने वाले हैं। क्या कुछ वो कह सकते हैं, सबकी नजर इस पर है। आप सापरा साहब अपना हाथ उठा रहे थे, अपनी बात कहिए जल्दी से। देखिए, मैं सभी पैनलिस्ट को विद ड्यू रिस्पेक्ट में ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी क्या मांग रही है। श्री राहुल गांधी जी ने यही सवाल पूछा है कि आप सारे जो गरीब लोग हैं देश के, उनको 7,500 रुपया कम से कम दीजिए, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करिए, ताकि डिमांड साइड में इंपॉर्टेंस आ सके। आपका जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था वो सारा सप्लाई साइड का था और पैकेजिंग और रीपैकेजिंग था। तो हम यही मांग रहे हैं कि जो गरीब जनता है उसको 7,500 रुपया दिया जाए। तो ये क्या राष्ट्रद्रोह है? क्या हम राष्ट्र के खिलाफ बात बोल रहे हैं? इसी तरह से अगर हम ये कहते हैं कि पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाए तो क्या हम देश के विरुद्ध बोल रहे हैं? और तीसरी बात हम यही चाहते हैं कि चाइना के ऊपर परिस्थिति सरकार क्लियर करे। सरकारों को पहले भी सवाल पूछे गए हैं। सापरा जी क्या गलत कह रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी, सवाल पूछना बिल्कुल वाजिब सवाल, बिल्कुल वाजिब सवाल। बात हो गई तो मैं उत्तर दूं। ये गरीबों के खातों में, गरीब, विधवा, किसान, इनके खातों में 52,000 करोड़ रुपए सरकार ने डाले। अब राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो न्याय योजना की बार बार बातें कर रहे हैं, जिसके बारे में उनके घोषणा पत्र में भी था और देश की जनता ने जनादेश देके उनकी योजना को नकार दिया है। एक बात। दूसरी बात, भाई पेट्रोल डीजल की वृद्धि के मामले में आप बातें कर रहे हैं, हमने अपना पक्ष रखा हुआ है, आपने पक्ष सुना हुआ है। अब तेल कंपनियां जो है उनके हवाले जो है उनकी कीमत को बढ़ाने का जिम्मा आप ही देके गए थे, वही प्रक्रिया लागू है। तीसरी बात, आप बार बार जो चीन के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, चीन के मुद्दे पर कौन सी बात नहीं बताई गई है? भाई पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी झड़प है, फेस ऑफ है। ये दुनिया से क्या छिपा के रखा गया है? देश से छिपा के रखा गया है? बारंबार हमारे देश में बताया, लेकिन आपको भारत की बात तो भरोसा नहीं। आपको जो है आपकी तो दशा है, आपकी दशा तो ये। अब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, बीच में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं साहब? आपको लगता है कि कीमतें कम बाजार में बैरल चीर मारा कम हो रही थी? नहीं, अब आपने कितने प्रतिशत राजस्थान में, महाराष्ट्र में घटाइए ना जरा, आज पेट्रोल जरा घटाइए ना। राजस्थान में मैं कह रहा हूँ ना, 86 रुपए आपके पास जो राज्य सरकार दिल्ली में 81 रुपए है, उसमें 70 से 75% अंजना जी के बीच में नहीं। ठीक है सापरा साहब देखिए, उन्होंने आपको बीच में नहीं टोका था। शालीन बहस कीजिए, देखिए उन्होंने बीच में नहीं टोका था। बारी बारी से बोलिए, ठीक है। ये अरे भाई आराम से, इतना धैर्य क्यों खो रहे हैं? आपको लगता है ना पेट्रोल सही? आपकी मैं तो ये कह रहा हूँ कि जनता को इस पर करना चाहिए। तो आपकी जहाँ राज्य सरकारें हैं वहाँ ना, राज्य जो रेवेन्यू ले रही है, जो टैक्सेज ले रही है, उसको घटाइए। सकारात्मक आप जो है आपने कुछ नहीं से बोलते बैठते हैं। आप महाराष्ट्र घटाइए, राजस्थान में घटाइए, पांडिचेरी में घटाइए, आसपास पंजाब है, सरकार घटाइए ना। कहीं आप मॉडल तो दीजिए ना कि हमने एक राज्य में मॉडल क्रिएट किया है, उसको बाकी लोग फॉलो करें। वो तो है, फिर बीच में बोलने लगे आप, फिर बीच में बोलने लगे आप। प्लीज सापरा साहब, नहीं ये ठीक नहीं है। दर्शकों का वक्त महत्वपूर्ण है। अपने दर्शकों को बता दें, सिर्फ 5-6 मिनट का अब इंतजार है। प्रधानमंत्री अपना संबोधन करने वाले हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। आशुतोष जी देखिए, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ये तो रोज टीवी डिबेट के जरिए राहुल गांधी अपने वीडियो संदेश के जरिए देते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जब आप बोलेंगे तो कुछ ही देर बाद उनके संदेश में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश होगी। कैसे आत्मनिर्भरता के मिशन को आगे ले जाएं, कैसे अनलॉक 2 में देश आगे बढ़े, आर्थिक संकट, मुझे लगता है इन चीजों पर ज्यादा फोकस होगा। अगर चीन को संदेश देना भी होगा तो बड़े ही नपे तुले अंदाज में बात कही जाएगी, क्योंकि आज भी कोर कमांडर्स की बातचीत हो रही है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आप भले ही प्रधानमंत्री जी के आलोचक हो या उनके विरोधी हो या उनके पार्टी के हो, कम से कम एक बात तो अच्छी प्रधानमंत्री जी के बारे में कि देश की जनता से सीधा संवाद करने की कोशिश करते हो। लोकतंत्र में इस बात की तारीफ और इस बात की अच्छी सी कहना चाहिए। और क्योंकि इनके पहले मनमोहन सिंह जी थे, उनके ऊपर आरोप ये लगता था कि वो बोलते ही नहीं थे और बात नहीं करते, संवाद नहीं करते। तो लोकतंत्र में संवाद लगातार होते रहना चाहिए। दूसरी बात, जो अभी जनरल साहब बात कर रहे थे, मैं जनरल साहब की राय से पूरी उनका सम्मान करते हुए उनकी राय से सहमत नहीं हूं।
देश अगर संकट में है तो लोगों को सवाल खड़े करने का अधिकार है, सवाल पूछना चाहिए। लोकतंत्र में अगर आप सवाल पूछना बंद कर देंगे तो सरकारें जवाबदेह नहीं होती हैं। इसलिए सरकारों की जवाबदेही के लिए जरूरी है कि जितना बड़ा संकट हो सवाल उतने होने चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हैं कि इन सवालों से डर जाएंगे या इन सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए। हाँ, जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, अगर वो शालीनता में कहते हैं या देश की सरकार शालीनता में उसका जवाब देती है तो लोकतंत्र का सम्मान बढ़ता है। मैं तो छोटी सी बात याद दिलाना चाहूंगा, 2013 में जब वेस्टपॉइंट के अंदर चीनी सेनाएं अंदर आ गई थी, घुसपैठ कर रही थी, तो उस वक्त बीजेपी की तरफ से भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में सांसदों का दल सीमा पर भेजा गया था, ये देखने के लिए कि भारतीय सेना वहां किस तरीके से उनसे निपट रही नहीं निपट रही है। तो क्या उसको मैं देशद्रोह की श्रेणी में डालूंगा? बिल्कुल नहीं डालूंगा। ये बीजेपी का कर्तव्य था, विपक्ष में थी और उनको इस बात जानने का हक था कि भारत की सरकार, भारत की सेना कैसे इस संकट से निपट रही है। उसी तरीके से आज राहुल गांधी को या दूसरे देश के तमाम आलोचकों को यह जानने का अधिकार है कि देश में संकट क्या है, कितना गहरा है और उससे सरकार कैसे निपट रही। इसमें इसको देशद्रोह की श्रेणी में डालना या गद्दारी कहना, मुझे लगता है ये अच्छी परंपरा नहीं लोकतंत्र के अंदर। जल्दी से प्रेम शुक्ला जी, सिर्फ 4 मिनट बचे हैं प्रधानमंत्री के संबोधन में। कोई देखिए प्रश्न पूछने को देशद्रोह नहीं कह रहा है, लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एग्रीमेंट को क्या कहा जाए? देश प्रेम कहा जाए क्या? जो है राजीव गांधी फाउंड में चंदा लिए जाने को देश प्रेम कहा जाए? डोकलाम पेशा सामने चोरी पे जाकर मिलने को देश प्रेम कहा जाए? आप देश प्रेम की नई परिभाषा करना चाहते हैं तो आशुतोष जी आप देश प्रेम की नई परिभाषा लिख दीजिए। हम कोई उनको देशद्रोही नहीं कह रहे हैं आशुतोष जी, लेकिन कृपा कर देना कोई बात बताती है। 3 मिनट बचे हैं। हमने काम मना किया। देखिए अभी कांग्रेस का कोई संसदीय मंडल यात्रा करने से कोई मना नहीं कर रहा। मीटिंग में पूरी तरह सारे मुद्दे प्रेजेंटेशन किया गया कि नहीं किया? तो क्या ये देशद्रोहियों के सामने किया जा रहा था? विपक्षी नेताओं के सामने सर्वदलीय बैठक में जो स्थिति थी गई है। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, आप जो बातें कह रहे थे उसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए कि 15 साल पहले या 10 साल पहले उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से लिया, किससे लिया। लेकिन आपकी सरकार पीएम केयर्स फंड में तो अभी वाबे से पैसा लिया है ना, जिसको अमेरिका ने अपने आप बैन कर रखा, सिक्योरिटी रिस्क घोषित कर रखा है। तो वाबे कंपनी क्यों हमारे और मार्च के महीने में लिया है? मार्च के महीने में लिया है, जबकि उस वक्त जब तक कि देश के अंदर घुसपैठ की कोशिश कर रही थी, मार्च के महीने में लिया है। तो क्या मैं इस आधार पर सरकार को देशद्रोही घोषित कर दूं क्या? देखिए ये अगर चंदा लेते हैं, अब आप बोलने नहीं दे रहे। आपकी कमजोरनेस बोल रहे, फिर जवाब दीजिएगा। आशुतोष जी बोलिए। तो सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, जल्दी से। देखिए वाबे वो कंपनी है, वाबे वो कंपनी है जिसको अमेरिका के अंदर सिक्योरिटी रिस्क करके बैन कर दिया गया। वाबे वो कंपनी है जिसकी को सीईओ जो मालिक है, उनकी बेटी को अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर बाहर जाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया, बाहर नहीं आ सकती वहां से। और वहां की जो सीईओ हैं उनको वाया मैक्सिको आने की कोशिश करें ताकि मामले का समझने का। उसी वाबे को आज पीएम केयर्स फंड में अगर पैसा देती है तो क्या मैं भारत की सरकार को देशद्रोही मानूं? बिल्कुल नहीं मानूंगा देशद्रोही। मेरा अपना मानना यह है कि आज की तारीख में हमें अपने देश की सरकार पर भरोसा करना चाहिए और हमें अपने देश के विपक्ष पर भरोसा करना चाहिए कि कुछ भी हो जाएगा, हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हम देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। यह हमें सरकार पर भी भरोसा है और यही हमें विपक्ष पर भी भरोसा है। शुक्ला जी, देखिए एफटीए के समर्थन में राजीव गांधी फाउंडेशन ने जिस तरह की बातें की, उसका परिणाम ये हुआ कि व्यापार घाटे में 33 गुना की वृद्धि हो गई। एक बार लेफ्टिनेंट जनरल साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं 1 सेकंड सर आपको टोक रही हूँ। राजेंद्र जी जल्दी से 2 लाइन में सिर्फ, क्योंकि अब सिर्फ 1 मिनट बचा है। प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन बस शुरू होने वाला है। आप सभी को मैं टोक रही हूँ। अब हर कोई बस इंतजार कर रहा है पीएम आज क्या बोलेंगे। प्रधानमंत्री का संदेश है ये, पहले से ही बीती रात इसकी जानकारी दी गई थी, यानी बड़े ही प्लान तरीके से प्रधानमंत्री एक संदेश देश को आज 30 जून की तारीख नए सिरे से देना चाहते हैं। अनलॉक 2 की भी शुरुआत कल से हो रही है। चीन को लेकर भी संकट है, अर्थव्यवस्था को लेकर भी चुनौती है। चीन के ऐप्स को भी बैन किया गया है हिंदुस्तान की तरफ से। प्रधानमंत्री ऐसे वक्त पर क्या संदेश देते हैं? कोविड-19 के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ रहा है? कैसे ह्यूमन ट्रायल्स वैक्सीन की शुरुआत हिंदुस्तान में
भारत बायोटेक की तरफ से किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री ने इसी की बैठक कुछ देर पहले चेयर की है, जिसमें उन्होंने तमाम जो अलग अलग सेक्शंस इससे जुड़े हुए थे उन सब से चर्चा की है। क्या कोरोना पर, कोविड पर जो नए सिरे से मेडिकल का काम इस देश में हो रहा है, वैक्सीन बनाने का काम हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत कैसे और भी आगे इस मिशन को ले जाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री का संबोधन अब से कुछ ही सेकंड्स के बाद शुरू होने वाला है। ठीक 30 सेकंड का इंतजार है जिसके बाद प्रधानमंत्री का यह संबोधन होने वाला है। इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री ने, लगभग 6 बार लॉकडाउन की शुरुआत के बाद उन्होंने अलग अलग विषयों पर संबोधित किया है, चाहे वो लॉकडाउन में कैसे पालन हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के कैसे नियमों को मानना है, अनलॉक 1 की शुरुआत हो, तमाम जो गाइडलाइंस है उनके साथ ही प्रधानमंत्री वक्त वक्त पर सामने आते रहे हैं। चीन के संकट पर भी प्रधानमंत्री ने देश के सामने ऐसे ही संबोधन दिया था और अपनी बात कही थी। एक बार फिर से यह माना जा रहा है कि क्या कोरोना या फिर चीन संकट, एक तरफ संक्रमण है, एक तरफ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।